आकाशवाणी सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आकाशवाणी रेडियो है और रेडियो एक आवाज़ है, यानी इसका माध्यम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ ही है। आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमारे साथ दो ऐसे व्यक्तित्व बैठा हुआ है जो हम लोगों के साथ अपने रेडियो के अनुभव को शेयर करेंगे और रेडियो भविष्य में कैसे कारगर साबित होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं अपने श्रोताओं का स्वागत करती हूँ डॉक्टर रुचि रंजन जी, जो कि पेशे से एक ऑथर हैं और इनकी किताब भी आ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ में हमारे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर शालिनी शर्मा जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और कहीं ना कहीं एक चिंतक भी हैं, जो ये बताएंगी कि रेडियो कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी सीमा कुमारी जी। मुझे खुशी है कि आपने आज मुझे इस विशेष रेडियो दिवस के सिलसिले में बुला के अपने कुछ विचार रखने के लिए बुलाया। मैं आशा करती हूँ कि मैं कुछ कारगर साबित हूँ। जी, डॉक्टर रुचि रंजन जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सीमा जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपको स्पेशली धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया एक ऐसे विषय पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन की सुनहरी यादें मेरी रेडियो से जुड़ी हुई हैं जी। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, तो हालांकि जब मैं दिल्ली में पली बढ़ी तब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का आगमन हो चुका था, परंतु रेडियो की अपनी ही अलग पहचान थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उसकी जी। मुझे याद है हमारे ड्राइंग रूम में 3 तख्ते हुआ करते थे। पहले तख्ते पे किताबें रहती थीं और दूसरे तख्ते पे एक हरे रंग का हाथ से कड़ा हुआ मेजपोश था और उसके ऊपर एक बक्से के आकार वाला बहुत ही बड़ा विशाल रेडियो जी 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 विराजमान थे जी जी। और मुझे आकर्षित बहुत करता था वो रेडियो, जो सुइयाँ होती थी घुमाने की। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम दिल्ली में थे तो आई थिंक वो 603 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली आता था और हम लोग घुमाते थे, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ये सब मुझे बहुत आकर्षित करता था। और सुबह से ही आकाशवाणी की जो धुन है वो मेरे आज भी मेरे दिल में समाई हुई है जी, जी। और सुबह से भजन बजने शुरू हो जाते थे और उसके बाद समाचार। और मुझे याद है पिताजी माँ से कहा करते थे कि अभी समाचार आएंगे तो घड़ी मिला लेना। जी 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 तो कितना ही सुनहरा अनुभव रहा है जी जी जी। और समाचार भी ऐसे, समाचार के भी जैसे बोलते थे वो, ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए देवकीनंदन पांडे से। जी जी बिल्कुल। देवकीनंदन पांडे जी थे या रामानुज प्रसाद, ऐसे कई नाम जिनकी आवाज़ ही सबको आकर्षित करती थी। और जो समाचार उस टाइम होते थे वो बिल्कुल भी नाटकीय होना और सनसनी होने की तो गुंजाइश ही नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सीधी सादी सरल भाषा में समाचार सुनाए जाते थे और वो हम लोग सुनते थे। जो सही मायने में समाचार ही होते थे, उसमें कुछ सनसनीखेज नहीं होता था, लोगों को आकर्षित करने की वाली बात नहीं होती थी। बिल्कुल। अब वो एकदम से सूचना और संचार ही था जी। शालिनी जी, आपका अनुभव? मेरा अनुभव भी काफ़ी कुछ रुचि से मिलता है। बचपन की बहुत सुनहरी यादें रेडियो से जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर से मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं कुछ जैसे कि बोल रही थी, टीवी का आगमन हो ही गया था, लेकिन हम लोग भूटान में थे जी। तो वहाँ पर दूरदर्शन, ये रेडियो ही एक माध्यम था या ट्रांजिस्टर ही एक माध्यम था। और रेडियो रखा रहता था वैसे ही मेज पोछ के कपड़े में एम्ब्रॉयडरी करी जैसे बता रही हैं, और वैसे ही सवेरे या तो मेरे दादा दादी या मेरे फादर उसको वो नॉब को घुमाना शुरू कर देते, वो सिग्नेचर ट्यून से बस समझ लो कि उठने का समय हो गया है। तो हम बच्चों को बस हमें थोड़ा ख़राब भी लगता था कि अब बिस्तर छोड़ना पड़ेगा लेकिन हाँ, फिर चलो तैयारी शुरू करी, स्कूल की तैयारी शुरू करी और पीछे समाचार होते थे। और समाचार में जैसे ही आता था कि अब सवेरे का बुलेटिन, देवकीनंदन पांडे जिस इतना महान नाम बिल्कुल जो इस आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है, अब तो हमें बहुत गर्व होता है, लेकिन उस समय वो दहशत पैदा कर देता था क्योंकि स्कूल का टाइम नज़दीक हो रहा होता और घर से भागना पड़ता था कि भाई हो गया टाइम, समाचार शुरू हो गए, निकलो, क्योंकि 8:45 का पहला प्रसारण होता था बुलेटिन। तो वो यादें हैं।
और भी कुछ सुखद और कुछ दुखद यादें हैं। बिल्कुल, और जो कि आगे हम चल के एक दूसरे से शेयर बात करेंगे। जी जी जी। तो रुचि जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि कितना ये आपके बचपन के साथ जुड़ा रहा, जब आप एडल्ट हुई, मतलब जब आप इस स्थिति में हुई जहाँ पे करियर भी बनाना था, पढ़ाई भी करनी थी, उस समय आपको कैसे रेडियो ने प्रभावित किया? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं जब 10वीं कक्षा में थी, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स देने जाते थे जी, तो जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी, फ्रेंड के साथ ही हमारा साथ जाते थे, सेंटर दूर पड़ा था, तो उनके घर में रेडियो खूब लाउड, हम तो टेंशन में थे कि एग्ज़ाम देना है, लेकिन उनके घर में रेडियो म्यूज़िक, जी, गाने बहुत तेज़ से चल रहे होते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुआ सुन के। तो विविध भारती से जो गाने आते थे वो मतलब जहाँ तो मेरे दिमाग में अरे इसमें का ये क्या प्रश्न होगा, इसका क्या लिखना होगा, लेकिन वो जो गाने सुने मैंने तो मतलब सारी मेरी टेंशन ही निकल गई। आप काम हो गई, रिलैक्स हो गई। हाँ, जी। और ये अब तक है। अभी मैं एक लेखिका हूँ तो मैं लिखती हूँ, जी। तो बगल में रेडियो नहीं तो ट्रांजिस्टर है, जी। तो वही हम रख लेते हैं और गाने सुनते हैं, तो वो काफ़ी मदद करता है सोचने में भी। बिल्कुल बिल्कुल। जब मौसम ऐसा सुहाना होता है कभी, तो चाय पकौड़े खाते हुए और बारिश के गाने रिम झिम गिरे सावन आते हैं रेडियो में, तो लाइक आपको दूसरी ही दुनिया में लेके जाता है, जहाँ पे मतलब जी, जहाँ पे आप मेंटली भी बहुत काम है और आप मतलब साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी आप अपने काम में बहुत अच्छे से ग्रसित हैं, उसमें मतलब भावपूर्वक जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शालीन जी, आप जब युवा थी तो उस टाइम आपके क्या अनुभव रहे हैं? जब मैं युवा थी तो बहुत अच्छे अनुभव थे। सबसे पहले तो अनेक तरह के मनोरंजक प्रोग्राम्स होते थे, जैसे भूले बिसरे गीत, हवा महल, जयमाला, छाया गीत, और उसमें सुनने वाले कई गाने जिनसे हम लोग बहुत रिलेट कर पाते थे। उस समय वो दौर था कि जवानी जिसको आप कह रही है ना फूट रही होती थी, तो रोमांस भी रहता था। तो कुछ कुछ गानों में ऐसा लगता था बस ये इसने जो हीरो ने गाना गाया वो हमारे लिए ही गा दिया है शायद। तो एक बहुत अच्छी करंट सिचुएशन था उससे जोड़ने का बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। और साथ में मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने शुरू में मैंने आपको, मैं आज हिंदी में इतना बोल रही हूँ, शुरू में मैंने हिंदी पढ़ी ही नहीं। 6th क्लास तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं देश से बाहर रही ज़्यादातर। बिल्कुल। तो जब हमें पता लगा कि हमें वापस आके हिंदी पढ़ना है, तो हमारे घर में सबसे पहले ये कहा गया कि न्यूज़ सुनो, हिंदी न्यूज़ सुनो, ये विविध भारती सुनो, उससे तुम अपनी हिंदी सुधार पाओगी। तो मुझे याद है कि हम हवा महल में नाटक सुनते थे जी, और वो नाटक इतने प्रभाव वाले, इतने मतलब प्रभाव करते थे, मतलब हम पूरी कहानी चित्रित कर लेते थे, चित्रित कर लेते थे। बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ा सा और आपका समय ले सकूं और बताऊं कि ईदगाह जो एक कहानी थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने रेडियो पे सुनी उस दौरान। और उसमें जो जिस तरीके से जो स्टोरी टेलर हुआ करते थे, उसका अनाउंसमेंट्स, उसके वॉइस मॉड्यूलेशंस, मैंने एक अपनी दुनिया, मैंने समझ लीजिए मेरा मनस्पट में एक चित्र पूरा चित्रित हो गया कि कैसा तो वो हामिद है, कैसी उसकी दादी है, कैसे उसके हाथ जले, कैसा उसका चिमटा है। और मुझे बहुत ही मतलब मन ही मन में मतलब बहुत एक मतलब समझ लीजिए मैं एक डे ड्रीमर हो गई वो सुन के। लेकिन जब मैंने उसका नाटक एक नाटकीय रूप में उसको देखा तो मेरे को थोड़ा अफसोस भी हुआ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे मनस्पटल में जो छवि थी वो थोड़ी भ्रमित हो गई। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी होती थी। और हम लोग अपने ही, आपको जैसे मैं बोलते हैं, अपनी कहानी के हम ही हीरो हो जाते थे, हम ही हीरोइन हो जाते थे, और अपने दिमाग से सोचते थे, अपने मनस्पटल में अपनी यादें रखते थे। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनोरंजन का ही साधन हो रहा है, शिक्षा का भी बहुत। मेरी तो हिंदी ही इस वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जिसको मैं कहूँगी, और मैं इसको बहुत श्रेय देती हूँ हिंदी न्यूज़ और हिंदी प्रोग्राम्स को, जिसकी वजह से मैं अपनी हिंदी सुधार पाई। जी, और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे फरमाइशी गीत आते थे, उसमें बहुत सारी फरमाइश आती थी झुमरी तलैया से। बिल्कुल। और मुझे तभी से पता लगा कि झुमरी तलैया भी एक जगह है, मेरी नॉलेज में था ही नहीं कि झुमरी तलैया से ये फरमाइश। और बल्कि बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी शादी जब हुई इतने सालों बाद, तो मेरी जो सास थी, तो वो माइका माइंस का जो हॉस्पिटल था झुमरी तलैया में कोडरमा में, वहाँ काम कर चुकी थी। तो मैंने कहा तो मैं पहली बार मुझे
रेडियो से पता लगा जो मिसलिया कहा मेरी शादी जो मना स्थिति पे चित्रित था वो जीवन में भी मैनिफेस्ट हो गया। डॉक्टर रुचि जी, जैसे कि हम बैक टू स्टूडियो अभी बात कर रहे थे इस बारे में, और आप बता रही थी कि उस समय जो बिनाका गीत माला हुआ करता था वो आपके दिल के बहुत करीब था, तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में आपके कुछ शब्द। हाँ, बिनाका गीतमाला तो मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम था, और अमीन सयानी साहब की जो आवाज़ थी जी, वो इतनी दमदार आवाज़, तो उसको तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं थी जी। तो पहले सिलोन, रेडियो सिलोन पे आता था, उसके बाद कई सालों बाद विविध भारती पे आने लगा। जी, जी। वो काउंटडाउन होता था हर हफ्ते का, जी, कि बिल्कुल, पहला पायदान, दूसरा पायदान। जी, जी, जी। तो ये मतलब मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था। और उस टाइम मेरे ख्याल से आपने जैसे बात किया, हम युवा अवस्था थी उससे हम गानों को रिलेट करते थे। जी, गानों को, कई बारिश का मौसम भी है तो भी हम लगता था कि हाँ हम ही हीरोइन है, जैसे शालिनी कह रही थी, कहानी के पात्र हम ही हैं। जैसे आप जैसे बोलते हैं ना, आजकल लोग डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, हम तो उन कहानियों में ही और उन गानों में ही अपनी वो मतलब अपने को एलिवेट कर देते, अपने मूड्स को। बहुत मजा आ जाता था, कहीं भी गाने सुन रहे हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। जी, जी, जी। तो ये बहुत मूड को अपलिफ्ट करता था, और बहुत मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया साधन ही था। और जैसे कि रुचि ने बताया कि अमीन सयानी तो बहनों और भाइयों से शुरू करते थे वो। मैं तो वो बहनों और भाइयों की जो दमदार आवाज़ उनके निकलती थी वो बहुत ही प्रभावित करते थे। जी, ये तो बात हुई आप लोगों की युवावस्था और आपकी बचपन की सुहानी यादों का। अब हम प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं कि आज के हिसाब से, जैसे भी आपने बात किया कि युवा, आजकल के युवा जो हैं या बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो अकेले पड़ गए हैं। किस तरीके से अकेले पड़ गए हैं, तो रेडियो किस हद तक आज की युवा पीढ़ी को या आज के जो बचपन को है वो भविष्य के लिए खड़ी कर सकते, इसके बारे में डॉक्टर रुचि जी पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ, आजकल के बच्चे मैंने देखा है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में ही लगे रहते हैं और कोई रेडियो सुनता नहीं है, लेकिन रेडियो में भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें वो सुने तो उनको भी अच्छा लगेगा, और इनफैक्ट गाने भी, जो गाने हैं तो उनसे रिलेट करें। हालांकि मेरी बेटी है वो तो पुराने गाने ही सुनती हैं जी, आजकल के सुनती नहीं है जी। सो इनफैक्ट अगर आप किसी डॉक्टर से या किसी से आप इंटरव्यू लें तो वो बात करें, वो भी। और जब छोटे थे तो बचपन में एक प्रोग्राम आता था चुनमुन, जी हाँ, रेडियो में, तो मैं तो चाहे जो भी, मैं जहाँ पे भी होती थी, छत पे होती थी, नीचे दौड़ के चुनमुन प्रोग्राम सुनने आ जाती थी जी। तो उसमें वो बच्चों से ही रिलेटेड था, तो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जी। कैसे, तो अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो वो आपको जैसे आपके मूड को एलिवेट कर देता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। बिल्कुल। शालिनी जी, आपकी राय इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आजकल एक्चुअली बच्चों को हर चीज़ बहुत, जैसे कहते हैं ना, क्लिक ऑफ अ बटन से मिल गई है। बिल्कुल। टीवी में जो कुछ है, जैसे चित्रित है, वो उसको वैसे ही ले लेते हैं जी। तो इतना मतलब जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा स्रोत है और इतना बॉम्बार्डमेंट है कि बच्चों को सही गलत समझ में नहीं आता। पर पुराने ज़माने में, जब ये रेडियो का समय था, हमारा समय था, तो हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के उद्घोषित की जाती थी। बिल्कुल सही। और हर एक चीज़ में समझ के, देखिए सांस्कृतिक, अपने ज़मीन से जुड़े प्रोग्राम्स होते थे, गांव की दादी के बारे में भी होते थे, तो खेती बाड़ी में भी वो चौपाल करके आता था, विज्ञान से किसान तक। और मतलब जवानों के लिए भी होता था, किसानों, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर करना था, तो वो दोनों ही इसमें आपको इसी में मिल जाते थे। उसके बाद आप जो भी आप मतलब हर एक चीज़ जो है ना बड़ी अपने ज़मीन से जुड़ी हुई थी, तो बच्चे भी ज़मीन से जुड़े हुए थे, वो एक मतलब ख्याली उसमें नहीं रहते थे। और जो सब देखिए क्लासिकल प्रोग्राम्स, क्लासिकल संगीत जो कि बच्चों को शायद बहुत अच्छा नहीं लगता था, पर वो एक जो उन्होंने एकत्रित करके एक प्रोग्राम आता था, राष्ट्रीय प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक करके एक उन्होंने शुरू किया था, एक रागम चैनल भी शुरू किया था। इस सब से हम लोगों को ना इतने अपने बड़े बड़े संगीतकार हैं, भीमसेन जोशी हैं, बिल्कुल, और हरिप्रसाद चौरसिया हैं, उन सब के बारे में हमें उस समय मिला, जो शायद हमको अगर कहते कि आप जाके सुनो तो हम नहीं सुनते, फिर सुनते सुनते हमने उसको अपनाया, अपने इनकलकेट किया, फिर हमको वो अच्छा भी लगने लगा। तो ये सब चीज़ें जो बहुत सधी हुई, और वहाँ पे जो बैठे दिग्गज लोग सोच समझ के एजुकेशन पॉलिसी को देख मद्देनजर रख के ये सारी चीज़ें करते थे। तो जी, यानी इग्नू से मैम आपको पता हो, जैसे इग्नू की कुछ पाठशालाएं जो थी रुचि जी, वो चला करती थी हमारे संडे में, देखिएगा जो संडे के प्रोग्राम आते थे रविवार को, उसमें इग्नू
की तरफ से वो प्रोग्राम किया जाता था हर कक्षा के हिसाब से, यानी शिक्षित करने में भी रेडियो का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। हर देश के हर कोने कोने में, गाँवों में तक बिल्कुल, हाँ, मतलब हर नूक एंड कॉर्नर में आप सुन सकते हैं जी। अभी शालिनी जी, हम आपकी तरफ आते हैं, रुचि जी आपकी तरफ रुख करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, देखिए आर्थिक विकास में भी कहीं ना कहीं रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि अभी आपने बात किया कि खेती बाड़ी की बात होगी, जो चौपाल की बात कर रही थी आप, उस चौपाल से भी, या फिर जो किसान से विज्ञान तक और विज्ञान से किसान तक की बात हो रही थी, हम उसी सिलसिले में ये जानना चाहेंगे कि देखिए आजकल की महिलाएं जो बहुत टेलरिंग वगैरह के काम किए हैं या फिर बुनकर जो है, हलवाई हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में उनकी म्यूजिक चल रहा है, यानी उससे उनका विकास जो है, आर्थिक विकास, वो कहीं से हैम्पर नहीं हो रहा है, साथ में उनको सुशिक्षित भी कर रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि टेलीविज़न में ये होता है कि आपको एक जगह बैठ के आपको टेलीविज़न देखना है, लेकिन रेडियो में है आप अपना काम भी करते रहिए और पीछे से आपका मनोरंजन, आपको सूचना, संचार सब मिलता रहेगा जी। तो यानी उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, और हर तरह की आपको खबर मिलती रहेगी। इनफैक्ट 1948 से लेके जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी जी, तब जो समाचार, जब प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने द लाइट हैज़ गॉन आउट जी, वो उन्होंने भाषण दिया था, वो फिर हम मेरे को याद है 1984 में, तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब हम लोग करोल बाग में घूमने गए हुए थे जी, जी। तो और तब समाचार मिला कि ये हत्या हो गई है उनके, सब रेडियो, तो उस टाइम टेलीविजन आ गया था, लेकिन रेडियो पे सब सुन के खड़े हो गए और मतलब बिल्कुल अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जी। शालिनी जी, क्या है कि आर्थिक विकास जो है वो, उसके लिए भी रेडियो का सराहनीय योगदान है। बिल्कुल, आर्थिक के साथ जैसे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं और एक मनोरंजन हो रहा है, तो जब आप काम खुशी खुशी करते हैं तो काम नहीं लगता, तो आपका वर्किंग आवर्स भी अगर बढ़ भी जाए या वो भी हो जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके काम करते रहते हैं, चाहे टेलर हो आप, जैसे कहीं चाहे ढाबे में काम करने वाला हो, चाहे हमारे घर में ही जो वर्कर्स हैं पीछे रेडियो लगा के काम करते रहते हैं, तो उनका समय निकल जाता है। अगर कोई चीज़ में बोरियत ना हो तो काम बहुत बढ़िया होता है और अच्छा हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, उस समय जो प्रायोजित कार्यक्रम होते थे और एडवर्टाइजमेंट्स आते थे बीच बीच में, मुझे अभी तक एक एडवर्टाइजमेंट याद है और मुझे बहुत हंसी भी आती है उसमें, कि एक बोल रहे हैं कि भाई बहुत इतने सारे बच्चों को लेकर आप बस में कैसे चढ़ रहे हैं, भाई इतने सारे बच्चों के तो किसी खाली बस का इंतजार करिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट मुझे इतनी हंसी आती थी उस समय, मैं इमेजिन करती थी कि वो एक आदमी खड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग के लिए था। बिल्कुल, तो लोगों को गाँव गाँव में कैसे फैमिली प्लानिंग बताई जाए, तो यही एक माध्यम था। इसी कहानी के तौर पे फैमिली प्लानिंग में बच्चे दो ही अच्छे, ये सब जो इन्होंने जब रेडियो में प्रसारित किए सारे प्रोग्राम्स, तो ये सब चीज़ें, ये देखिए एजुकेट करने वाली चीज़ ही तो है कि आपने गाँव में जगह जगह आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। या फिर सबसे बड़ी बात, पोलियो दो बूंद हाँ, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें कितनी लोगों को मतलब शिक्षित तो किया ही है, उनको अवेयर कितना किया है, लोगों तक जन तक जागरूकता को बढ़ाई है इन सारी चीज़ों। क्योंकि टेलीविजन अगर हो भी तो गांव जगह तो पहुंचा नहीं, जैसे रेडियो पहुंचा रहता था हर जगह, ऐसे टेलीविजन तो नहीं पहुंचा था। और खासकर महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जिसमें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा दर्शाया गया कि आप अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन को लेके जो इंजेक्शंस हैं टाइम पे, वो सारे बीसीजी के टीके हो गए, वाले सब एजुकेशन, ये सारे प्रोग्राम्स, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। यानी रेडियो सीमित नहीं रहा है, रेडियो ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। अब जैसा कि समय आकाशवाणी की घड़ी हमें टिक टिक करके इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़े, उससे पहले हम रुचि जी आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भविष्य में आप क्या स्थान देखती हैं? मेरे विचार से आने वाले समय में आकाशवाणी का भविष्य उज्जवल ही रहेगा। यह भी सच है कि समय के साथ बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है, खासकर आजकल की पीढ़ी के पास इंटरनेट के आने से सूचना व मनोरंजन के बहुत साधन हैं। इसलिए आकाशवाणी का समय के साथ चलना अनिवार्य है, जैसे कि इंटरैक्टिव डिस्कशंस, पॉडकास्ट जैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव बढ़ाना, विशेषज्ञों के साथ लाइव चर्चा आयोजित करना और अधिक आकर्षक व विविध कार्यक्रम बनाना जो विशिष्ट रुचियों के साथ व्यापक श्रोताओं तक पहुँचे। आकाशवाणी का जो मोटो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके अनुरूप यदि कार्य करते रहें, तब आने वाले समय में भी सूचना, संचार व मनोरंजन का एक उत्तम माध्यम बना रहेगा हमारा रेडियो, हमारी आकाशवाणी। सभी श्रोताओं को वर्ल्ड रेडियो डे पर मेरी शुभकामनाएं।
जी, यानी भविष्य जो है वो आपकी नज़र में बहुत उज्जवल है। हाँ, जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे डॉक्टर सानंदी जी, आपका फाइनल टेक अबाउट रेडियो। बिल्कुल, रेडियो तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कम लागत में बहुत सारे लोगों को पहुंचाने वाला एक माध्यम है। इसमें आप मान के चलिए, जो विश्वसनीयता जी रेडियो और रेडियो के प्रसारण में है वो शायद किसी और में नहीं है। जैसे कि पहली न्यूज़ जब यहाँ से जाती है तभी जनता को भी इसका, और बच्चों को भी अगर हम लोग स्कूल ले जाते थे, मुझे तो ये याद आ रहा है कि मैं कार में रेडियो ही ऑन कर देती थी ताकि मेरे बच्चे को मॉर्निंग की न्यूज़ तो मिले। बिल्कुल सही और बात है। बचपन में तो फोन्स वगैरह अलाउड भी नहीं रहते हैं, तो ये हर चीज़ सुन के ही इंसान सीखता है। तो आप ये तो एवरीथिंग कंप्लीट फुल सर्कल। रेडियो जब शुरू हुआ है और उसका इतनी उन्नति होके वो वहीं पे आपको ये रियलाइज करेंगे कि हैंडीकैप ने ये हेल्प करता है पुश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आजकल जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो वो भी रेडियो की खबर सुन के ही जी बिल्कुल। आकाशवाणी के न्यूज़ जो है उनके परीक्षा में भी उतनी ही योगदान दे रहे हैं और उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। आप दोनों मेरे स्टूडियो में आई, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हाँ, आकाशवाणी के श्रोताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा, उनको सूचना भी मिली होगी, उनको संचार भी मिला होगा और उसे कहीं ना कहीं मनोरंजन भी प्रदान होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। आपका सीमा जी।